नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस में जो 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यह जो वीडियो है कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने प्राइमरी लेवल के फर्स्ट पेपर को कवर किया है। 30 के 30 हम क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ साथ हम सभी क्वेश्चन का डिटेल्स भी करेंगे, जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपके CGTET 2016 में पूछा गया था, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है, ये हमें बताना है। किन तारों को जोड़ेंगे या फिर किस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ध्रुव तारे की हमें पहचान कर सकते हैं। 1 व 2, 6 व 7, 3 व 4, 5 व 6। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सप्तऋषि की सहायता से। किसकी सहायता से? सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। अगर हम 6 और 7 दो ऋषियों को क्या कर दें, आपस में मिला देते हैं। आपस में मिला देंगे तो सीधी रेखा के आगे जो हमें चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, वही हमारा ध्रुव तारा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 एवं 7 हो जाएगा। एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में स्थानांतरित होने वाले ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? 20%, 30%, 10% या फिर 5%। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। उत्पादक जो क्या होते हैं, अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं। उत्पादक के द्वारा मान के चलिए उसने कितना किलो कैलोरी ऊर्जा संचित किया है, 10,000 किलो कैलोरी उन्होंने ऊर्जा संचित किया है। ठीक है, तो उत्पादक क्या करता है, वो 10,000 में से क्या करेगा, 9,000 किलो कैलोरी को उपयोग करेगा और केवल कितने प्रतिशत को संचित रखेगा, केवल 1,000 किलो कैलोरी को संचित रखेगा। ठीक है, अब इस 1,000 किलो कैलोरी कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कितना मिला? 1,000 किलो कैलोरी मिला। अब ये भी क्या करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता जो है 1,000 किलो कैलोरी में से 900 किलो कैलोरी को उपयोग करेगा और उनमें से केवल 100 किलो कैलोरी को अपने पास संचित रखेगा। ठीक है, अब इसके पास 100 किलो कैलोरी संचित है, किसके पास? प्राथमिक उपभोक्ता के पास। अब भाई प्राथमिक उपभोक्ता कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा तो इसके पास कितना किलो कैलोरी होगा, इसे कितना प्राप्त होगा? 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये भी क्या करेगा, इसमें से 90 किलो कैलोरी ऊर्जा का उपयोग करेगा और कितना प्रतिशत इसके पास किलो कैलोरी ऊर्जा बचेगा? केवल 10 किलो कैलोरी इसके पास ऊर्जा बचेगा। ठीक है, अब इसी 10 किलो कैलोरी ऊर्जा को अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन खाता है भाई? तृतीयक उपभोक्ता खाता है। तो इसके पास कितना संचित ऊर्जा है? केवल 10 किलो कैलोरी संचित ऊर्जा है। ठीक है, अब इस 10 किलो कैलोरी कौन मतलब किसके पास जाएगा? अब ये तृतीयक उपभोक्ता के पास जाएगा। तो इस प्रकार से एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? मात्र 10% होता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शंस है, बच्चों की स्वयं को समझने एवं उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रयोग जो है छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब या सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना या उपरोक्त सभी। देखिए,
प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को अपने आसपास को स्वच्छ बनाए रखना जरूरी है। तालाब एवं सरोवर को दूषित होने से बचाना भी जरूरी है। उन्हें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की भी ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि हमारा पर्यावरण क्या हो जाए, प्रदूषण मुक्त हो सके। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षक के रूप में जो चिड़ियाघर है उसका भ्रमण करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर में इनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, उपरोक्त सभी। तो आपके बाल विवाह भी बुराई है, दहेज प्रथा भी है, बाल श्रम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों को इसके संबंध में जागृत कराना चाहिए। मतलब तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही तालाब को उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों को इसके संबंध में जागृत कराना चाहिए। मतलब पानी का रंग साफ करने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए किया जाता है, या फिर पानी में मौजूद अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तालाब में हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धूम्रपान से होता है हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की दर में इंक्रीज होता है या फिर वृद्धि होती है, रक्तचाप में वृद्धि होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, या फिर उपरोक्त सभी। धूम्रपान से होता है हार्ट बीट में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ब्रोंकाइटिस रोग भी होता है, धूम्रपान से ब्रोंकाइटिस रोग भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, ऐसा क्यों? मान के चलिए हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने सामान्य जल रखा है, जबकि दूसरे कंटेनर हमने क्या किया, लवण युक्त जल को रखा है, ठीक है। तो जब हम सामान्य जल में किसको डालते हैं, नींबू को डालते हैं, तो क्या हो जाता है, ये डूब जाता है। लेकिन जब हम लवण युक्त जल में क्या करते हैं, नींबू को डालते हैं, तो क्या करने लगता है, तैरने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है, ये हमें बताना है। लवण युक्त जल का घनत्व जो है सामान्य जल घनत्व से अधिक होता है, लवण युक्त जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व लवण युक्त जल में कम हो जाता है। ये आपके ऑप्शंस है। तो देखिए, जो है सामान्य घनत्व, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, लवण युक्त जल का घनत्व जो है सामान्य जल से अधिक होता है। जो लवण युक्त जल होते हैं उनका घनत्व जो है सामान्य जल की घनत्व की तुलना में अधिक होता है, जिस वजह से जो नींबू होता है वो क्या करने लगता है, ऊपर तैरने लगता है। इसका रीजन भी जान लेते हैं। देखिए, लवण युक्त पानी का मतलब लवण युक्त जो जल रहता है या पानी रहता है उसका घनत्व अधिक रहता है, किसके तुलना में, सामान्य जल की तुलना में अधिक रहता है। जितना ज़्यादा अगर वो जल है वो लवण युक्त रहेगा, उस पर उतना ही ज़्यादा उपप्लावक बल लगेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वो जल क्या रहेगा, लवण युक्त रहेगा, उतना ही ज़्यादा उस पर क्या लगेगा, उपप्लावक बल लगेगा, ठीक है। जिसकी सहायता से क्या करने लगता है, नींबू जो है उसकी ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप बच्चों को एक राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, तो उनका संभावित उत्तर दीजिए। आप उनको बोलेंगे,
ठीक है, उनके सामने ऑप्शन पेश करेंगे। पहला ऑप्शन है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये आपके ऑप्शंस है। तो देखिए भाई, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे और अधिक उम्र के भी रह सकते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, नहीं, कई परिवार के सदस्य हो सकते हैं, ये भी गलत हो गया आपका। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, मतलब जो हथनियाँ हैं उनके झुंड में बच्चों की संख्या जो है कितनी भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। जो झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी रहती है वो क्या रहती है, झुंड की नेता होती है। तो राइट आंसर आपका डी भी हो जाएगा। देखिए सी और डी किस ऑप्शन पर है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, बच्चों को कहे कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकता है, इसके कारण संबंध में उनका उत्तर होगा। मतलब बच्चों को अगर हम कहें कि पक्षी जो है अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके संबंध में उनका उत्तर क्या होगा। वे उड़ सकते हैं क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली स्थिर होती है, क्योंकि पक्षियों की आँखें छोटी होती है, क्या उनकी कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों की जो आँख की पुतली रहती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। स्थिर होने के कारण क्या करती है, वो अपने गर्दन को बहुत अधिक हिला सकती है। पक्षियों की आंखें उनकी सिर के दोनों किनारों पर टिकी होती है, मतलब पक्षी रहती है उनकी जो आंखें होती है वो क्या रहती है, उनके सिर के दोनों किनारों पर टिकी होती है, जिसके कारण से वे एक तरफ से भी एक आंख से देख सकती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों की आंख की पुतली क्या रहती है, स्थिर रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 132, एक नक्शा आपके सामने है, तब उसमें पूर्व दिशा किधर होगा ये हमें बताना है। नक्शे के सबसे ऊपरी भाग पर, नक्शे के सबसे आधारी भाग पर, आपके दाहिने हाथ की ओर, आपके बाएं हाथ की ओर, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्व, अब ये हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप सेंटर में खड़े हैं। ठीक है, सेंटर में खड़े हैं तो आपका ये हाथ क्या हो जाएगा, दाहिना हाथ है। अभी आपका क्या है, बायां हाथ है। तो दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा है, तो पूर्व दिशा है। ठीक है, पूर्व दिशा है तो आपका आंसर का पूर्व दिशा है, तो कौन सा हाथ पड़ रहा है, आपका दाहिना हाथ, तो आपके दाहिने हाथ की ओर, तो आंसर हो जाएगा आपके दाहिने हाथ की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में क्या लिखा रहता है, करके देखो और पता लगाओ खंडों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा के निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, पर्यावरण के पाठ्य पुस्तकों विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मतलब अपने साक्षात अपने हाथ से किसी चीज़ को बनाकर उसका क्या करना, अनुभव करना है। आपने देखा होगा कि किसी पुस्तक में मतलब पुस्तक के लास्ट में कुछ बनाने के दिया रहता है, करके देखिए, बनाओ। ठीक है, कागज़ से हम बनाते थे, क्या बनाते थे, एरोप्लेन बनाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, सूर्य होता है क्या, हरे पेड़ पौधे, महासागर, वन। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश में तड़िक की घटना होती है जब दो बादल विद्युत आवेश का आदान प्रदान करती है, जब दो बादल एक दूसरे से टकराती है, जब दो बादल एक दूसरे पर अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग करती है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर बी, आकाश में तड़िक की घटना होती है जब दो बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, चलिए इनका डिटेल्स देख लेते हैं।
जब दो बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें घर्षण होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलता है, या फिर अर्थात हम कह सकते हैं दो बादल के टकराने से आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये तेजी से जमीन की तरफ आने लगती है, जिस वजह से हमें कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, चलिए 136 क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? विद्यार्थी को ऊर्जा को सही दिशा में लाने हेतु, विद्यार्थी की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लाने हेतु, विद्यार्थी के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व के प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, अध्याय को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता में बढ़ाने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, विषय के आधार पर सिद्धांतों को स्मरण करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को समझ विकसित करना। ठीक है फ्रेंड्स, विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करने का इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी? मतलब ऐसी कौन सी विधि, शिक्षण विधि योजना है जो खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी? विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थी को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहना, ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना, जीवों के लिए प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवों के लिए क्या करना? प्ले कार्ड बनाना। ठीक है, और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो न्यूनतः रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, जो उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है, जो कि पेशियां बनाकर हमें ताकतवर बनाती है। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं अल्प मात्रा में क्या होती है? हमें आवश्यक होती है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए, जो न्यूनतः रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में क्या होती है? इसकी जरूरत होती है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाया जाता है? वन का पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र या फिर घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र? तो देखिए फ्रेंड्स, घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है? बच्चों को फैक्ट्री में काम कराना ये बाल श्रम में आता है। बच्चों का राशन के दुकान में काम करना ये भी किस में आता है? आपका बाल श्रम में आता है। बच्चों को होटल में काम कराना ये भी बाल श्रम में आता है। लेकिन बच्चों को अपने कृषि के खेती काम कराना ये किस में नहीं आता है? आपके बाल श्रम में नहीं आता, क्योंकि अपने पिताजी के साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस कारण से क्या आता है? मतलब बाल श्रम में नहीं आता है। कौन? बच्चों को अपने कृषि खेतों में काम करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होती है? खनन, बांधों का निर्माण, पत्तियों एवं शाकों का संग्रह कर बाजार में बेचना, बांस में टोकरी बुनना, गिरी हुई पत्तियों में पत्तल बनाना, गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका उत्तर? खनन से होगा। खनन से क्या होंगे? वनों का विनाश होगा। बांधों के निर्माण से वनों का विनाश होगा, और पत्तियों एवं शाकों का संग्रह कर बाजार में बेचने से भी क्या होंगे? वनों का विनाश होगा। यानी कि जितने ज़्यादा पत्ती हो गए और शाकों का संग्रह करके क्या करेंगे? बेचेंगे, तो इससे भी क्या होंगे? वनों का विनाश होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए, बी और सी तीनों क्या है? आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाता है, क्योंकि उसका पानी जो है खनन रहित होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पानी पीने योग्य नहीं होता है, या फिर मछली के तैरने योग्य नहीं होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? उस पानी पर वो पानी जो क्या है? ऑक्सीजन रहित रहता है, जिस कारण से क्या होता है? मछली जो है मर जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं, अपने आसपास पानी को जमा होने ना दे, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। यह जो है ये जो निर्देश है निम्न में से किस रोग के बचाव के लिए किया जा रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन है आपके डेंगू और आई फ्लू के लिए, टाइफाइड और हैजा के लिए, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए, और चेचक और मलेरिया के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर को बचाने के लिए सभी निर्देश दिए जाते हैं। विटामिन ए किससे संबंधित है? अमरूद, गाजर, नींबू या सेब? विटामिन ए जो है किसमें पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों यानी कि नींबू में पाया जाता है। अफीम, मार्फिन, हेरोइन, मेथोडीन आदि किसके उदाहरण हैं? संदमक एवं ट्रैंक्विलाइजर, ओपिएट, नारकोटिक्स, उद्दीपन या हेल्यूसिनोजेंस। तो अफीम हो गया, आपका मार्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, मेथोडीन हो गया, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? किसके उदाहरण है? ये नारकोटिक्स के उदाहरण है। ओपिएट नारकोटिक्स के उदाहरण है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष पूछा गया था। वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है, मतलब हमें ऐसे शब्द का चुनाव करना है जो एक दूसरे से क्या हो? संबंधित है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, और अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, एफ की कमी हो जाती है, ठीक है, लौह तत्व की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? नाइट्रेट उर्वरक का नाम बताएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? अपने परिवार को समझाना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, समाज में हो रही अपराधों का लेखा जोखा रखना। देखिए, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है? समाज में हो रही अपराधों का लेखा रखना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण से बदलता रहता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कारण से, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कारण से, अंतरिक्ष से बाएं से दाईं ओर गति करने के कारण से, या फिर आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने के कारण से?
तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा जो है प्रतिदिन अपना आकार जो है पृथ्वी के चारों ओर गति करने के कारण जो है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण क्या करता है, बदलते रहता है। पृथ्वी को बुरा कौन है, आपका चंद्रमा है ये। तो आप इसी तरह से और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।